एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आने वाली यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी के लिए आपके लिए सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। उसी क्रम में आज हम हिंदी का पार्ट 1 लेकर आए हैं और इन टेस्ट सीरीज़ की खास बात ये होगी कि बाकी टेस्ट सीरीज़ से अलग होने वाली है। मतलब ये कि ये 25 ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को आपके सामने लेकर आएगी जो आगामी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से अब आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। उसी क्रम में आज ये पहला वीडियो लेकर आए हैं। आई होप सो कि आप इसे पसंद करेंगे। 2021 में भी हमने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ बनाई थी, आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अब हम 2022-23 के लिए भी इसी क्रम में ऐसी वीडियोज़ बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और आने वाली किसी भी परीक्षा में, चाहे टीजीटी, पीजीटी की 2022 में आए, 23 में आए, आगे भी जितनी परीक्षाएं आएंगी उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एलटी ग्रेड के लिए भी स्पेशली ये बहुत अच्छा होगा, टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी जिनका भी सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए ये रामबाण वीडियो साबित होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक कौन है? बड़ा ही अच्छा सा एक ये फेमस कह सकते हैं आप बुक है, ठीक है, जिसके लेखक के बारे में पूछा गया है कि बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक। तो इसका सही आंसर होगा आपके निराला जी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देके फिर आंसर को सुन सकते हैं। मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आंसर्स को बोलती जाऊँगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये ऐसे कुछ आपके कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं रचनाएं हैं जो आपके सामने रखी गई हैं, जो हर बार पूछी जाती हैं, हर परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे नेट जेआरएफ हो, एवरी परीक्षा में ये पूछी जाती हैं। सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो इसका आपको आंसर देना है। तो अगर हम बात करें सुजान चरित के, तो इसके रचयिता रीतिकालीन कवि सूदन है। कौन है? सूदन है, जो कि एक क्या है आपके रीतिकालीन कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीतिकालीन कवि हैं, ठीक है। उसके अलावा सुजान चरित मुख्यतः कथानक काव्य है। घनानंद की अगर हम प्रमुख रचना, अब इसी के साथ अगर हम घनानंद की कुछ रचनाओं के बारे में बात करना चाहें तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपके बाकी क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, हम आपको बताते जाएंगे। तो घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले आपकी पदावली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी रचनाओं की, तो वियोग आपकी घनानंद की काफ़ी चर्चित जो रचना है आप कह सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपकी बेली, सुजान हित, प्रबंध, प्रीतिवास, कृपाकांड, यमुना यश, प्रकीर्ण छंद, सुजान सागर, रसिकेलीवली आदि, ये सारी जो है ये प्रमुख रचनाएं हैं। अगर हम बात करें बोधा की, तो बोधा की भी आप एक बार सुन लीजिए। बोधा की प्रमुख रचनाएं विरह है, वारिश है और इश्कनामा है। तो इश्कनामा जो है बोधा की काफ़ी अच्छी आप कह सकते हो, ये भी आगामी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। उसके अलावा आपका मतीराम की जो प्रमुख रचनाएं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक और नाम मतीराम। तो मतीराम की प्रमुख रचनाएं आपकी ललित ललाम, मतीराम सत्सई, रसराज, अलंकार, पंचाशिका और वृत्त कौमुदी जो है वो मतीराम जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपके एक तरीके से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। आपने जाना कि सुजान चरित के जो रचयिता हैं वो सूदन है, जो कि एक रीतिकालीन कवि हैं। उसके अलावा आपने घनानंद, बोधा और मतीराम जी की भी जो रचनाएं हैं उनके बारे में जान लिया। अब आगे बात करेंगे पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग काव्य के, ये काव्य है पंचवटी प्रसंग, इसके रचयिता कौन है? तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। निरालाकृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। कैसी? निरालाकृत जो है परिमल, कौन सी आपकी परिमल। तो परिमल में आपकी जो संग्रहित पंचवटी प्रसंग जो है ये आपकी वो दर्शन प्रधान है। कैसी है? आपकी दर्शन प्रधान है। कैसी है? दर्शन प्रधान है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें निराला की अन्य कृतियों के बारे में, तो उसमें आपकी अनामिका आ जाती है, परिमल आ जाती है, गीतिका आ जाती है, तुलसीदास भी इन्हीं की है, अडिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत गुंज, अपरा, जूही की कली इत्यादि। ये केवल आप सुन भी लेंगे तो भी आपके दिमाग में चीज़ें जाएंगी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पंचवटी नाम की जो एक रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। जो पंचवटी नाम, अब देखिए यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, पंचवटी सुनकर ही लोग मैथिली शरण गुप्त लगा देते हैं, जबकि इनकी जो है वो पंचवटी है, तो लेकिन उसका नाम केवल पंचवटी है। इस मतलब जो आपकी पंचवटी नाम की एक रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है, गुप्त की भी है। लेकिन पंचवटी प्रसंग की अगर हम बात करें तो वो एक निराला जी की है जो परिमल में है और दर्शन प्रधान है, ठीक है। ये परिमल में ही संग्रहित एक प्रसंग है जो कि दर्शन प्रधान रचना है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में प्रमुख जो है वो आपकी कामायनी है। कौन सी है? कामायनी। कौन सी है? आपकी कामायनी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें केशव दास को, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केशव दास जी से रिलेटेड एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का
क्या कहा जाता है? प्रेत कहा जाता है। केशव दास को कठिन काव्य का एक प्रेत बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का एक प्रेत। इनकी प्रमुख रचना भी जो है वो क्या है? अगर केशव दास के बारे में इतना कि कहाँ से आप जान लीजिए, कठिन काव्य का प्रेत। और इनकी प्रमुख रचना जो है वो रामचंद्रिका है। क्या है? रामचंद्रिका। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है आपकी रामचंद्रिका। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है बाजे पाइलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, ठीक है। तो बाजे पाइलिया के घुंघरू के लेखक जो हैं वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जो आपका पहला ही आंसर है, पहला ही ऑप्शन है। फिर बात करेंगे सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। जो सिद्धों की जो साधना थी, ठीक है, उनकी शून्य का पूरक तत्व था। इनमें से आपके सामने 4 दिया गया है। तो इसका पूरक तत्व जो है वो क्या है? आपका ज्ञान है। उनको क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। तो उनको पूरा कौन करता है? ज्ञान, ठीक है। जो वर्ज्यान है उसमें महासुख की, ये वर्ज्यान की अगर हम बात करें, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये वह दशा है, महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार से विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में, ठीक है। वज्र का मतलब ये है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका इस दशा का जो प्रतीक होता है खड़ा करने के लिए युग्न नद्य की भावना की गई है। किसकी? युगनद्य की। किसकी? युगनद्य की भावना, ठीक है। और सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटबासी शैली में किया गया है। अगर हम बात करें सिद्ध साहित्य की, तो इसमें शून्य समाधि का वर्णन उलटबासी शैली में किया गया। किस शैली में किया गया है? उलटबासी शैली में। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको यहाँ पर बताई जाएंगी, बाकी पढ़ने को तो आप मोटी मोटी किताबें पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? बताइए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चंडी प्रसाद सिंह जी, चंडी प्रसाद सिंह, ठीक है। इसका प्रकाशन आपका कह सकते हैं कि बांकीपुर द्वारा 1897 में किया गया था। और जो ये है, ये आपकी आप मान सकते हो कि इन्होंने क्या किया था? ब्यौरेवार वर्णन किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन किया था युवराज की यात्रा शीर्षक से। और उसके जो मतलब रचनाकार हैं वो आपके चंडी प्रसाद सिंह जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट है 7 वाला भी आपका। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? जो प्रसाद जी हैं उनकी किस कहानी संग्रह में गुंडा कहानी संकलित है, ये आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी? पहले तो आप ये जानिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रसाद जी के किस कहानी में संग्रह है? तो वो आपका है इंद्रजाल। क्या है? इंद्रजाल। और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं उसमें आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी देवव्रत, वेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल आदि हैं, ठीक है। जिसका ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। कैसी कहानियों के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी? व्यक्ति केंद्रित, जो एक व्यक्ति पर केंद्रित होती है, ठीक है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है डिस्क्रिप्शन ज़्यादा हो जाए, लेकिन आपको इससे फ़ायदा मिलेगा रिवीजन पर्पज़ के लिए भी। समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर का मूल नाम है, बताइए क्या नाम है मूल नाम इनका? नीरज सक्सेना। क्या नाम है? नीरज सक्सेना। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से। देखिए, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आपको ये बताना है कि भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मलूक दास। क्या आंसर होगा? मलूक दास। और मलूक दास की जो अन्य रचनाएं हैं उसमें इंपॉर्टेंट आपकी ज्ञान बोध है, ठीक है। कौन सी? ज्ञान बोध। उसके अलावा आपका रतन खान, ठीक है। उसके अलावा आपका भक्त बख्शावली, ज्ञान परोही और 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर शब्द तथा स्फुट पद, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं मलूक दास जी की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो इसका नाम है ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र का प्रमुख उपन्यास त्यागपत्र 1937 में, जो त्यागपत्र है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1937 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लघु उपन्यासों में मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन पर आधारित यह मार्मिक कथा अत्यंत प्रभावशाली है। ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। उसके अलावा जो आपके ज्ञानेंद्र के जी के अन्य जो हैं कृतियां हैं उसमें परख आ गई, आपकी सुनीता आ गई। परख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? परख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परख हो गई आपकी, सुखदा हो गई, कल्याणी हो गई, विवर्त हो गई, व्यतीत हो गई, जयवर्धन हो गई। तो ये सारी आपकी आ जाती हैं। फिर बात करेंगे भक्तमाल। अभी शायद हमने ऊपर देखा भी था। भक्तमाल के रचनाकार क्या हैं, कौन हैं? बताइए। तो जो आपका भक्तमाल है, आप लोगों को इसका आंसर देना है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप
वीडियो को पॉज करके सिंपली आप क्या कर सकते हैं, पहले आंसर लगा लीजिए, फिर मेरी बात को सुनिए और फिर से उसको प्ले करके। तो भक्तमाल का सही आंसर आपका नाभादास जी होंगे। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया, बल्कि आपका अद्यावधि उपलब्ध भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल हिंदी को दिया। ठीक है, उनके भक्तमाल का रचनाकाल 1596 है, इसमें बताया जाता है। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि नाभादास जी किसके शिष्य थे, तो वो आपके अग्रदास जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अग्रदास जी के। ठीक है, आप दास से याद कर सकते हो इस चीज़ को। नाभादास ने अष्टयाम नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की थी। किसकी? अष्टयाम। किसकी रचना करी थी? नाभादास जी ने अष्टयाम की। किसकी? अष्टयाम की। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? अब ये आप तभी बता पाओगे जब आपको जयशंकर प्रसाद की सारी रचनाएं पता होंगी। कुछ तो लेखक ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, तो उनको तो आपको बिल्कुल रट लेना है। तो इसका सही आंसर है आपका चारू चंद्रलेख। इनकी रचना नहीं है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की है, ध्रुव स्वामिनी, तितली, ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद की हैं, लेकिन चारू चंद्रलेख जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। ठीक है, बल्कि ये रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? चारू चंद्रलेख किसकी है? तो ये है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो है ये रचना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 है आपका अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर आपका होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका भी आंसर आपका क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी इस रचना का कथा सूत्र छांदोग्य और आपका वृद्धरण्यक उपनिषदों में विद्यमान है। इसमें लेखक ने समाज में जो भोग और योग है उनमें संतुलन पर, उन पर एक बैलेंस पर बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य जो आपकी कृतियां हैं उसमें बाण भट्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अभी ऊपर पढ़ा, चारू चंद्रलेख और पुनर्नवा। उसके अलावा बाण भट्ट की आत्मकथा भी इनका इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हैं कृतियां हैं। क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 है नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? आपको बताना है नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि कोई भी नाम नहीं दिया गया है, इसकी वजह से इनमें से कोई नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह, जिसका ऑप्शन में आंसर नहीं दिया गया है। कौन है? शिव प्रसाद सिंह। कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी हैं, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। तो अलग अलग वैतरणी और गली आगे मुड़ती है, इसकी ये कृतियां भी किसकी हैं? शिव प्रसाद सिंह जी की हैं। अलग अलग वैतरणी और आपका गली आगे मुड़ती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं, बताइए कौन है? तो 15 का सही आंसर आपका डी होगा। अपनी केवल धार काव्य संकलन के जो रचनाकार हैं वो अरुण कमल जी हैं, और इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं जिनका नाम ग्रहण है। क्या है? ग्रहण 3 और आपका सबूत। क्या? सबूत। ये अरुण कमल जी की जो हैं वो रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम आपको बताना है। किसका नाम आपको बताना है? हंस पत्रिका। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी, प्रेमचंद जी। हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 भी तत्कालीन साहित्यिक आपकी जो गतिविधियां हैं उनका महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुई। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 17। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आप देख पाओ इसको। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपका हंस वाला मैंने आपको बता दिया है ना। अब 17 में देखते हैं। साए में धूप निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अब आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका साए में धूप। गलती से मैंने आंसर पहले बोल दिया। तो किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार जी हैं? तो वो आपका साए में धूप। ये 1 नंबर आप मेरी तरफ से ले लो, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका आंसर गलती से क्वेश्चन देखते ही बोल दिया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है चंपू के 2 भेद हैं, बताइए कौन कौन से हैं? तो वो आपका हो जाएगा विरुद्ध और करम्भक। विरुद्ध और करम्भक। फिर बात करेंगे 19 के क्वेश्चन की आप। तो सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? बताइए। आंसर आपके सामने दिए गए हैं, आप बताइए। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भी वियोगी हरि जी हैं। कौन है? वियोगी हरि जी हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। आपको आंसर देना है इसका, तो इसका सही आंसर होगा आपका कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं सन 1918 से ही पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन इन्होंने उनको विधिवत प्रकाशित कराने का कोई प्रयास नहीं किया। तो कुमकुम 1939 इनका पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था। उसके बाद उर्मिला काव्य को उन्होंने सन कितने में बताइए आप लोग, तो सन 1934 में ही पूरा कर लिया था, किंतु उनका प्रकाशन 1975 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी तथा हम विषपाई जन्म के, ये सारी चीज़ें विषपाई जन्म के, ये सारे इनके रचनाएं थी। आगे बात करेंगे हम काव्य आप बोल सकते हो। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आपका 2 ही में आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी बाकी भी देख लीजिए एक बारी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कि आप 2 ही में सेलेक्ट करते हो, तो इसका सही आंसर आपका होगा बी, पहले रस, फिर आपका अलंकार, फिर आपका रीति, फिर आपका वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर औचित्य। ठीक है, तो ये होगा। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करेंगे आपका, बेसिकली भरत मुनि का समय जो है वो ईस्वा पूर्व प्रथम सदी है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। तो 22 का सही आंसर आपका ए होगा, वामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। तो आपका जो सिद्ध कवियों की भाषा होती है या सिद्धों की भाषा है, उसे आप संध्या भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्या भाषा कहते हैं। तो डी इसका सही आंसर होगा। सिद्धों की भाषा का स्वरूप जो है वो साहित्यिक अभ्रंश से भिन्न रूप लिए हुए है। इसमें तत्समता की प्रवृत्ति स्पष्टता देखने को मिलती है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अभ्रंश से इतर हिंदी की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। सिद्धों ने प्रमुखता आपका दोहा कोश और चर्या पद जैसे काव्य रूपों का प्रयोग किया है, जो कि कंडवक शैली में मिलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इससे रिलेटेड। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आया स्क्रीन पर। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है, आपको ये बताना है। तो 24 का सही आंसर आपका अभिव्यंजना होगा। छायावाद में वक्रता का वैभव है और प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज का, और फिर से आपने एक फतेह कर ली है ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और इनसे जुड़ी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको पढ़कर। क्या है? निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है। इंपॉर्टेंट बात है। तो आपका जो 25 का सही आंसर होगा वो डी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वर्णन को विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं वे, और वे रसानुकूल और अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए समझते हैं। और आप कह सकते हैं उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलम्बन विभाव के अंतर्गत आता है। जो अलंकार है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं, ऐसा इन्होंने माना है। तो आई होप सो कि आज का आपको टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर किसी और सब्जेक्ट से भी हैं आप, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रूफ होने वाली है। नमस्कार।